दोस्तों, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। ये मैनिफेस्टो अभी तो ज़्यादा उसके विवरण पता नहीं चले हैं, लेकिन जो बातचीत हुई और जिसमें राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी और भी लोगों ने अपने वहाँ पे विचार व्यक्त किए इसके विषय में, और उससे कुछ एक झलक मिलती है। दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी लगभग 30-32 साल पहले खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी का एक जो प्रारंभिक जो युग था, उसको 4-6 साल का समय छोड़ने के बाद ये पार्टी सिर्फ नारों से चलती रही है। और अब तो मैं बहुत सावधान हो गया हूँ, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ इनका हाथ था, इसलिए लगभग आज़ादी के 60 साल तक गरीबों की क्या हालत रही और अभी भी क्या हालत है। पिछले बार इन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, और आम आदमी, इसलिए मुझे डर लगता है इस बार जितनी दुर्दशा हुई है आम आदमी की, ये किसी से छुपी नहीं है। और अब ये जो है इस बार नाम ले रहे हैं महिलाओं का, दलितों का और आदिवासियों का, तो मुझे थोड़ा सा दया आ रही है कि अब पता नहीं महिलाओं के साथ क्या होने वाला है। ये राहुल गांधी ने कहा कि आज से 10 साल बाद आधे जो मुख्यमंत्री हैं वो महिलाएं रहेंगी। कांग्रेस की अध्यक्ष तो अभी एक महिला है, जो अनक्राउंड एम्प्रेस है, एम्प्रेस ऑफ दिस कंट्री, जिसने सारे अधिकार बिना किसी जिम्मेदारी के भोगे हैं 10 साल, सारे अधिकार और सारा सुख। और कुछ बातें बाद में खुल के आएंगी। ये जो इतना लार्ज स्केल पे जो भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसकी लाभार्थी कौन थे? दोस्तों, इस पे विषय पे मैं फिर से एक अलग से आप लोगों के साथ बात करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि एक बहुत बड़ी मोटी रकमें कांग्रेसियों के हाथ में आई हैं, और अब उन्हें जाने का कोई, ठीक है सत्ता नहीं रहेगी, लेकिन ये जो मोटी कमाइयाँ की हैं ये इनकी 4-6 पीढ़ियों के लिए काफ़ी हैं। अब देखिए, इनके जो मुख्य मुद्दे हैं महिलाएं। दोस्तों, इस देश की महिलाओं को क्या चाहिए? इस देश की महिलाओं को चाहिए कि उसका पति और उसकी खुद की अगर कोई इनकम है तो दोनों की इनकम मिला करके वो परिवार अच्छे से चलाएं, बच्चों की छोटी बड़ी मांगें पूरी कर सकें। अगर उनको कहीं पे ऐसी जगह पे एडमिशन मिल रहा है पढ़ाई में जिसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें कोई सहायता मिल जाए। बच्चे जो हैं, अगर जिनकी पढ़ाने की हैसियत नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई कोई ITI जैसी कोई चीज़ हो जिसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट हो और हमारे बच्चे को काम मिल जाए। महिलाएं कोई अलग से हैं क्या? महिलाएं परिवार की धुरी है। और ये जो भ्रष्टाचार और जो महंगाई बढ़ी है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा जो दुख उठाया है वो महिलाओं ने उठाया है। महिलाएं ज्यादा त्रस्त हैं। पुरुष तो यहाँ अपने सिगरेट पीने वाले सिगरेट भी पी लेते हैं, चाय पीने वाले चाय भी पी लेते हैं, और भी बड़ी बड़ी पार्टियां कर लेते हैं, लेकिन जो महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ती है तो वो बच्चों की माँ पर पड़ती है, लड़कियों पर भी पड़ती है। लड़के तो लड़ झगड़ के अपने लिए कुछ जो भी जेब खर्चे ले लेंगे, लड़कियां बेचारी वो ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, वो परिवार की कठिनाइयों को समझती हैं। तो ये महिलाओं के लिए अब ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। आदिवासी किस हालत में है, और क्या आदिवासी उस हालत में रहना चाहते हैं जिस हालत में ये इनको रख रहे हैं? वनोपज पे इनका हक बताया है इन्होंने पिछले बार। वनोपज को क्या करेगा? वो इकट्ठा करके बेचेगा। किसको? व्यापारियों को। दोस्तों, मैं बस्तर का चप्पा चप्पा, बस्तर जिला जो आज छत्तीसगढ़ में है, इसका चप्पा चप्पा मैंने घूमा है, और किसी कार पे नहीं, साइकिल पर लगभग जितने रास्ते, कई कच्चे रास्तों, वन
जिनसे मैं मिलने जाया करता था, अपने बड़े भाई फॉरेस्ट रेंजर थे। उन वहाँ पे कई रास्ते जंगल विभाग के रास्ते होते थे कच्चे, तो काफ़ी इंटीरियर गांव में मैं घूमा हूँ। वहाँ पर जब भी कभी बैठ करके चाय पीते समय कभी, उनकी आकांक्षा यही है कि उनके बच्चे भी पढ़ जाएं, वो भी खेती करें। इसके अलावा जो उनकी वनोपज का जो उनको पैसा में दिलवाया है, उस समय तो कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। आज दोस्तों जो 4.5 रुपए का, 5 रुपए का, 5.5 रुपए का बीड़ी का एक बंडल होता है, 5 रुपए के बीड़ी के बंडल में जो तेंदू पत्ता लगता है, वो आदिवासी को जो उसमें पैसा दिया जाता है वो लगभग 45 से 50 पैसे मिलते हैं उसको। 5 रुपए का कट्टा बीड़ी का बंडल, उसमें तेंदू पत्ता जो मुख्य चीज है, उसके बिना बीड़ी नहीं है। तो ये आदिवासियों को वनोपज, वो धूप इकट्ठी करें, वो हर्रा, बहेड़ा, आंवला और भी जितनी वनोपज हैं वो इकट्ठी करें, और इनके हाथ में, इनके जो इन्हीं के व्यापारी हैं ज़्यादा कांग्रेसियों के, ये इनको सस्ते रेट पर इकट्ठा करके और मुंह मांगी कीमत पे दवा कंपनियों को, आयुर्वेद की हो चाहे एलोपैथी वाली, मुंह मांगी कीमतों पर बेचते हैं। ये आदिवासियों को अधिकार इन्होंने दिलाए हैं, और दूसरे कुछ अधिकार दिलाए हैं, उसकी चर्चा फिर कभी करूँगा। तो आदिवासियों की बात, आदिवासी क्या देश से अलग हैं, देश का हिस्सा नहीं है? आदिवासी क्या भारत में नहीं है, भारत के बाहर के हैं क्या? और ये क्या अमेरिका है कि जो पूरा भारत आदिवासियों का था और बाहर से कोई आकर के हम लोग बस गए हैं? 5000 पुरानी वाल्मीकि की रामायण में जब रामचंद्र जी जाते हैं जंगल में, तो वनवासियों से उनका परिचय हुआ है, वनवासियों ने उनको स्वागत किया है, शबरी ने उन्हें बेर खिलाए हैं। ये आदिवासी कोई अलग है, ये एक धारणा दे देना और फिर उनका शोषण करना। दोस्तों आदिवासियों में चूंकि उन्हीं के बीच के जो नेता हैं वो इनके पिछलग्गू हैं, कांग्रेस नेताओं के, वो ब्लॉक में लेकर के चलते हैं कभी कभी। इस ब्लॉक को तोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ा है। जहाँ जहाँ दूसरे लोग पावर में आए हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो लालू यादव हो, और चाहे ये भाजपा की सरकारें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो, ये जो आदिवासियों के ऊपर जो जादू चला के रखा गया था, इसको तोड़ने में पसीना आ गया है इन लोगों को। ये नहीं थे, ये कब किसी की सुनते नहीं थे, क्योंकि इनके जो बीच के जो थे उनको इनके पिछलग्गू थे, छोटे मोटे लाभ मिलते थे इनको। इस प्रकार से अभी आदिवासियों की बातें कर रहे हैं। और दोस्तों एक जो सबसे मुख्य मुद्दा है जो मुझे बहुत व्यथित कर देता है, सारा मीडिया ये कहता है कि भाजपा या एनडीए राइट ऑफ द सेंटर है और ये लेफ्ट ऑफ द सेंटर है या सेंटर है, और ये कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इन्होंने दोष लगाया था कि बीजेपी या एनडीए के शासनकाल में सिर्फ बड़े आदमियों की तरक्की हुई है, और अभी आज राहुल गांधी कह रहे थे कि सबकी तरक्की होना चाहिए, बिजनेस की भी और पुअर की। दोस्तों पिछले 10 साल में ना तो बिजनेस की तरक्की हुई है और ना पुअर की तरक्की हुई है, और ना जिनका ये साथ देने की बात करते थे आम आदमी का, ना उनकी तरक्की हुई है। अब मैं सिर्फ 2 या 3 चीज़ें, 2-3 प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 प्रश्न कर रहा हूँ, उस पर आप मनन करें। पहला, ये आम आदमी की सरकार थी और इन्होंने जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज लोग थे इनके लिए कुछ करने को कहा। आज एक आम आदमी की क्या हालत है दोस्तों? जब मैं नौकरी किया करता था उस समय 95-98 से 2004-2005 तक भी चपरासियों ने, छोटे पान के ठेले चलाने वालों ने, चाय की दुकान वालों ने 600, 800, 1000 फुट की ज़मीन लेकर के शहर में 1 कमरे का, 2 कमरे का मकान बनाया। पब्लिक सेक्टर के तो जो सबसे नीचे के जो कर्मचारी हैं, प्यून्स कहलाते हैं, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्यून्स कहलाते हैं, इन्होंने भी 1000 फुट की ज़मीन लेकर के
और बैंक से या अपने डिपार्टमेंट से जो उनको मिल सकता था, या जिसको कहते हैं नॉन रिफंडेबल पीएफ लोन, ऐसे लोन्स ले करके और 2 कमरे का मकान बनाया, लेटरिन बाथरूम वरांडा सब कुछ था उसमें। आज आप ये प्रश्न अपने आप से करिए कि आज शहर में यूं को छोड़ दीजिए, एक मध्यम या निम्न अधिकारी वर्ग का व्यक्ति या जिसकी 20-25 साल की सर्विस हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति भी शहर में 1-1.5 फुट ज़मीन लेकर के 3 कमरों का मकान बना सकता है, या बना बनाया फ्लैट। औसत तनख्वाह है लोगों की टेक होम जो या डिस्पोजेबल इनकम जो भी कहिए 20 से 40 हज़ार। जिसकी 20,000 डिस्पोजेबल इनकम है उसको जो मकान उसके लायक होगा वो आएगा 20 से 30 लाख का। अगर मान लीजिए कुछ शहरों में सस्ते हैं, मान लीजिए 15 लाख का आएगा तो हम सबसे सस्ता मकान पकड़ते हैं। 15 लाख रुपए की किस्त बनेगी दोस्तों, लगभग 17,000 रुपये। तो 20,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाला 15 लाख का मकान जब खरीदता है और 17,000 की अगर किस्त दे देना है तो वो फ्लैट वो खरीद पाएगा? आज कहाँ ला करके खड़ा कर दिया इस सरकार ने? बिल्डर्स को मोटा करने के लिए आप जिस बैंक को देखिए होम लोन लीजिए, इजी होम लोन 1 डे में कर देंगे, 2 डेज में कर दिए। क्यों किया गया? एक ऐसा वर्ग था जो इस समय बहुत मोटा हुआ है, व्यापारियों का एक ऐसा वर्ग जिसके ग्राहक से कोई सीधे संबंध नहीं थे, जिसने लूटमार करना समझा उचित, ऐसे लोगों ने ही अब सिर्फ मकान बनाए हैं और ये कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है मकान का। छोटे व्यापारी जिनको मामूली समझा करते थे 55 लाख 60 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। क्यों? 30-40 लाख 2 नंबर में ले लेता है वो। 30 लाख रुपए में से 15-20 लाख का लोन दिखा दिया, 8-10 लाख कुछ और, मकान अब इनके पास जा रहे हैं। छोटा व्यापारी जो मेहनत कर रहा है ठीक से, जिसके ग्राहकों से संबंध है, जिसने लूट मार नहीं की, या जो इसको ऐसा व्यवसाय था कि जिसने उसको उचित नहीं समझा या जहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये व्यापारी वर्ग भी आज मकान नहीं खरीद सकता। सर्विस क्लास वाला भी मकान नहीं खरीद सकता। मकान खरीद सकता है जिसने मोटा पैसा कमाया, वो छोटा व्यापारी या भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट नेता। और ये जो चला है मकान बनाने का और ये बिल्डर्स के जो हैं, आप देखिए दोस्तों, आप कोई इतने अनपढ़ नहीं हैं, अगर आप समाज में घूमते फिरते हैं, आज से 5-6 साल पहले का माहौल याद करिए। हर चौथा आदमी कहता था क्या करते हो भैया? वो प्रॉपर्टी में डील करता हूँ। हर चौथा आदमी। अच्छे भले बेचारों कुछ लोगों के तो अच्छे धंधे थे, दूध डेयरी, ये कुछ अच्छे धंधे कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हो गए थे। वो शहर से बाहर डेयरी थी, आसपास के किसानों को पकड़ा और प्रॉपर्टी डीलर हो गए वो, और जमीन के रेट्स जो है आसमान को छू रहे हैं। ये स्थिति बना दी। ये इंक्लूसिव ग्रोथ है इनकी। दोस्तों, अर्थशास्त्र में इंक्लूसिव ग्रोथ या सोशलिज्म या कोई भी वेलफेयर स्टेट होगा, कोई भी किसी भी परिकल्पना से आप जाइए, उसमें जो कल्पना की जाती है इंक्लूसिव ग्रोथ की, अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि, या जैसा महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो विकास होता है, औद्योगिक विकास हो, कृषि क्षेत्र में कोई विकास हो, जितने विकास हो, उसमें जो सबसे आखिरी व्यक्ति है वो उसका भी हिस्सा हो। दोस्तों, हमारा जो प्राचीन जो भारतीय जो समाज था, और आज भी आप देखेंगे, एक शादी होती है उसमें लगभग सारे लोगों से कुछ ना कुछ काम होता है। उसमें जो एक मंडप बनाते हैं, उसमें बढ़ई को काम मिला करता था, कहीं पे लोहार को काम मिलता था, कहीं वो मुकुट बनाने वाले, कागज़ का मनिहारी का सामान रखने वाले, उनको काम मिला करता था, कुछ मजदूरों का काम मिल जाया करता था। एक शादी जो एक पूरा एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है, हमेशा से ये रहा है प्रयास। अब देखिए, बड़े किसी पर्व में, मेलों में, हर व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि वो उसमें विकास करे। ये हमारी संस्कृति है, गांधी भी यही चाहते थे। और
आलोचना करने वालों की कोई कमी नहीं है, और कोई जो मूर्खता या ऐसी हाफ ट्रुथ्स और गलती झूठ बोल करके आपको बरगलाए तो आप चक्कर में मत आइएगा उसके। इंक्लूसिव ग्रोथ हुई है, जैसे कि भाजपा शासित राज्य हैं, जैसे नवीन पटनायक जैसे चला रहे हैं, नीतीश कुमार उसके तो फिलॉसफी में है कि नीचे सबको साथ में लेंगे, और नरेंद्र मोदी से बढ़कर कोई इंक्लूसिव ग्रोथ करने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि उसके राज्य में एक बिजनेस अपनी जगह पे बढ़ रहा है और उसके लाभ वहाँ की जनता को मिल रहे हैं, लेकिन जो निचला तबका है उसको भी काम मिल रहा है, वो भी खुश है वहाँ। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ कि गुजरात में लगभग 30 से 50 लाख व्यक्ति उत्तर प्रदेश और बिहार के रोजगार पाते हैं। अभी ये कुछ आपने बरगलाए हो, चाहे मीडिया का प्रचार हो, चाहे जो भी है, कांग्रेस प्रचार करती रहती है, अंत में उसके सबकी पिंजड़ में कांग्रेस रहती है कि वहाँ पे बेरोजगार है। दोस्तों, जहाँ पे 30-40 लाख लोग काम कर रहे हैं और खुश हैं। मुझे एक मुस्लिम परिवार था, परिवार मतलब सारे भाई ही थे, एक लिफाफे बनाने के कारखाने में काम करता था, मुझसे अच्छी मित्रता हुई यात्रा करते समय। तो मुझे बहुत सुंदर सुंदर लिफाफे भेंट दिए थे, ये भी रख लीजिए सूटकेस खोल के, ये वाला भी ले लीजिए, ये गोल्डन है, ये किसी को आप गिफ्ट देते हैं शादी में, उस समय काम आएगा, ऐसा सब उसने बताया। तो मैं मजाक में पूछा भी कि भाई ये चोरी करके लाए या कहाँ से आए? काफ़ी लिफाफे रहो। बोले नहीं साहब, ये तो हमको हमारा सेठ बहुत अच्छा है, हमको सेठ हमको देता है। हमने बोला पैसा वगैरह कितने मिलते हैं, वो उसने बताया, और वो बिल्कुल संतुष्ट है अपनी उससे। दोस्तों, कई बढ़ई के साथ में जो रंधा खींचते हैं, जो बढ़ई जब लकड़ी को प्लेन करता है, तो मध्य प्रदेश में बढ़ई को अच्छा जो कुशल बढ़ई है उसको 250 से 300 रुपये जिस समय मिला करता था, आज से 2-4 साल पहले, उस समय जो रंधा खींचता था लड़का, उसने बोला कि मेरे को 300 रुपये मिलता है। बोला यार तुम लोग ऐसा झूठ मत बोलो, 300 रुपये तुमको रंधा खींचने का क्यों देगा? बोला नहीं साहब, रंधा खींचने भी थोड़ा तो अकल लगती है ना, नहीं तो वो बढ़ई भगा देगा, और उसको अच्छा काम समझते हैं आप, ऐसा हमको मजदूर मत समझिए। 250-300 रंधा खींचने वाले को मिल रहा है, लगभग 20-25 दिन अगर काम किया 7-8 हज़ार रुपये। गुजरात में उतनी महंगाई नहीं है दोस्तों, 4,000-5,000 रुपये महीने का बचा करके ला रहे हैं वो। बोले हमारे एक भाई कलकत्ते में टैक्सी चलाता है, उससे ज़्यादा पैसा मैं देता हूँ, मुझे टैक्सी वैक्सी चलाने में डर लगता है और मैं खतरे का काम नहीं करना चाहता हूँ। गुजरात में जो बाहर से आने वाले लेबर यदि खुश नहीं होता तो क्या वहाँ टिकता? या जहाँ पर जो, अब ये एक बड़ी अजीब बात है, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं और जो मीडिया है और जो समाचार पत्र जो हैं, ये बताते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत बड़ा सारा वर्कर है। दोस्तों, इस देश का सिर्फ 3% वर्कर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। हमारा दुर्भाग्य है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो वो गुजरात में भी है, लेकिन वहाँ पे दूसरी जगहों के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत ज़्यादा तनख्वाह है। जबलपुर में आपको लेथ चलाने वाला अच्छे से अच्छा कुशल कारीगर आपको 250-300 रुपये में काम कर रहा है। वहाँ पे अगर वो कुशल कारीगर पहुँच जाए तो गुजरात में 500, 600, 800 रुपये उसको मिल सकता है, और अगर वो कुछ ओवर टाइम उसको करना पड़ता है तो उसका पैसा वो अलग से पाते हैं। ये बिना मतलब का प्रचार करना, बेतुका झूठ मक्कारी, ये सब बेकार बातें हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ गुजरात में हो रही है और आगे चल के भी होगी। अब दोस्तों, मैं एक बहुत विशेष आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, दोस्तों मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, और बेसिक के अलावा मैंने लेबर के और कुछ दूसरी चीज़ों, ग्रोथ की जो थियरीज़ हैं, जो ग्रोथ के सिद्धांत हैं, मैंने पढ़े हैं। और इसमें तो कोई शक नहीं कि मनमोहन सिंह काफ़ी पढ़े लिखे। लेकिन दोस्तों, हमारे मीडिया ने और हमारे कुछ कम समझदार दोस्तों साथियों ने मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री बताया। वो अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी हैं, वो PhD हैं,
दोस्तों मैं समझता हूँ इस समय पूरी दुनिया में 2-3 लाख PhD होंगे अर्थशास्त्र में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उनकी PhD थी फॉरेन ट्रेड के विषय में, इसी से कुछ मिलता जुलता विषय मैं नहीं कह सकता। ये भी स्वयं भी जब 10 लोगों ने कहा तो ये भी अपने आप को अर्थशास्त्री समझते हैं। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, a little bit technocrat, knowing a little of economics, क्योंकि जो उसने देश की हालत करके रखी। अब आज देखिए किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि देश की बर्बादी हुई है। 2-3 30 मार्का है, एक चिदम्बरम 30 मार्का है, वो बहुत बड़े ये है। एक हमारे राष्ट्रपति महोदय बन गए, उनके विषय में बोलना बिल्कुल उचित नहीं होगा। क्या किया है इन्होंने? GDP की ग्रोथ। दोस्तों मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर कोई फ्रॉड है तो वो GDP है। GDP क्या होती है दोस्तों, मैं एक दिन फिर से एक उस पर अच्छा लंबा एक गंभीर आपके साथ चर्चा करूँगा। और कम से कम मेरा निवेदन है दोस्तों, आपके पास बहुत काम रहते हैं, सब कुछ बातें हैं, लेकिन उसको आप अवश्य देखिएगा। GDP की जो ग्रोथ होती है दोस्तों, अभी जैसे मैंने एक मकान की चर्चा की, एक किसान से चलिए बहुत अच्छा पैसा दे दिया, 50 लाख रुपए एकड़ जमीन खरीदी। 1 एकड़ में 43,560 फुट होते हैं, मतलब लगभग 125 रुपये फुट से ज़मीनें खरीदी। 10,000 फुट का या 20,000 फुट का चलिए एक प्लॉट लिया, 25 लाख रुपए की ज़मीन इसकी है। इसमें 20,000 फुट में से वो सिर्फ 6,000 फुट में वो कंस्ट्रक्शन करता है, 14,000 फुट वो खाली जगह छोड़ता है। इस 6,000 फुट के कंस्ट्रक्शन में वो 3 मंजिल बिल्डिंग बनाता है। 18,000 स्क्वायर फीट के उसका कंस्ट्रक्शन है। उसने दिया है 25 लाख रुपए। 50 लाख रुपए समझ लीजिए अगर उसने और खर्च किया है, नहीं करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि बहुत कोई आदर्शवादी है जिसने पूरा कंक्रीटिंग कर दी, वहाँ पार्किंग बनाई व्हीकल्स के लिए, बगीचा सुंदर बनाया, फव्वारे लगाए, और भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं बना दी, कोई शॉपिंग सेंटर बनाया, उसके किराए से मेंटेनेंस होगा। जबलपुर में कुछ ऐसे बिल्डर्स हैं, दूसरी जगहों में भी ऐसे बिल्डर्स हैं जो बाद में मेंटेन भी करते हैं। तो ये 75 लाख में 18,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हुआ। 400 रुपए की जमीन है। इसमें 800 फुट का एक मकान बनाया। 1,000 से लेके 1,200 रुपये तक में इसने 10 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन में खर्च किए। बहुत शानदार कंस्ट्रक्शन। और जमीन का आप हिसाब देख चुके हैं। ये लागत हुई 12-14 लाख की। यह मकान 35 लाख में बिका। तो GDP में इसकी काउंटिंग कहाँ होगी? 35 लाख रुपए की। क्या वेल्थ क्रिएशन हुआ 35 लाख का? GDP क्या हुआ है? सिर्फ 10-20 हज़ार ईंट, कुछ रेत, सीमेंट जोड़ी गई, कुछ लेबर पेमेंट किया गया, और वो देश की GDP में 35 लाख रुपए जुड़ गई। जबकि वास्तव में हुआ क्या है? अगर 10 लाख 11 लाख के कंस्ट्रक्शन का किसी ग्राहक से वसूल किया गया है, जमीन मिला के 12-13 लाख, क्या अगर 35 लाख तो क्या 22 लाख रुपए कहाँ? ये किसके पास गया है? ये GDP कहाँ से हो गई? बहुत सारे, ये तो एक उदाहरण है, बहुत सारे धंधे हैं जहां पर कि अब एक बैंक में लोगों का पैसा जमा है 4% पे, 7% पे, बैंक कमा रहा है 13%, 14%, 15%, 10% की इनकम हो रही है। इस देश में आज की तारीख में लगभग मैं समझता हूँ 55 से 60 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। नेट 6% इनकम होती है बैंक की। दोस्तों, जो नोबेल लॉरेट, उन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में कहा है कि जिस देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी का 6% लोग सिर्फ मनी हैंडलिंग के लिए लेते हैं, और वो 6% को उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि इतना बड़ा वहां सब प्राइम संकट शुरू हुआ। 6% पैसा। अब आप सोच लीजिए, यदि 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपए जमा है
तो 4 लाख करोड़ रुपए बैंकों का प्रॉफिट, तनख्वाहें, ये जीडीपी है। हुआ क्या, क्या ग्रोथ हुई देश की? ये बोलते हैं ये जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर्विस सेक्टर में आपने सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाहें बांट दी, जो उनमें से बहुत बड़ी संख्या में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनको जो आपने तनख्वाहें बांटी वो जीडीपी है, क्योंकि वो उस पैसे की कहीं कार खरीदेंगे, कुछ जो भी खरीदेंगे, ये जीडीपी है। दोस्तों ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। इसके चक्कर में कभी मत आइए। और ये लोग हमेशा जीडीपी की बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, इनसे पूछो, इनका ये कहना है कि 10 साल में जीडीपी लगभग ये दुगने पे ले आए। दोस्तों आप जितना बड़ा मकान 10 साल पहले बना सकते थे, उससे दुगना बड़ा मकान बना पाएंगे कि उससे आधा मकान बना पाएंगे? दोस्तों ये कोई, मुझे किसी प्रकार से आपका कोई समर्थन हासिल नहीं करना है और ना मुझे उससे कोई व्यक्तिगत लाभ होने वाला है। मैं कभी कुछ भी आपसे मिथ्या बात नहीं करूंगा। 10 साल पहले सेब का मौसम जब होता था तो मैं 15 से 20 किलो सेब सीजन में लाया करता था। जब आम का सीजन, आम का हमारे पूरा परिवार शौकीन है, हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आम का शौक है। हम आम के सीजन में 50 से 80-90 किलो आम खाया करते थे। तो हमें दुगना मिलना चाहिए, क्योंकि देश की इन्होंने 30 मार्का लोगों ने तरक्की कर दी है, दुगनी हो गई है हमारी जीडीपी। तो मेरे दुगना हिस्सा कहाँ गया? ये जो दुगने की बात है, ये किनकी इनकम हुई है और कहाँ गया है ये पैसा? किनकी ग्रोथ हुई है? इस प्रकार के जो मैनिफेस्टो में ये जो बातें की गई हैं, और जिससे मैं सबसे ज्यादा व्यथित हूँ, वो थोड़ा सा आप सुन लें। सोनिया गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह भी बता रहे थे, और सोनिया गांधी, अब तो कुछ बचा तो है नहीं, लुट गया, खत्म, मैदान हार चुके हैं, एक हारे हुए खिलाड़ी के जैसे बैठे थे। और जब राहुल गांधी बोल रहे थे हम फिर से जीत के आने वाले हैं, तो उनके चेहरे पर स्पष्ट लग रहा था कि अब ही इज नो मोर पप्पू, अब एक धूर्त और एक चालू, एक राजनीतिज्ञ वो बन चुका है। और बोल रहा है कि अब हम फिर से जीत के आने वाले हैं, और पहले भी शाइनिंग इंडिया का बैलून था और फलाना ढिकाना, और अब जो है और महिलाओं के लिए करना। कहाँ थे आप? महिलाओं के लिए आपने क्या किया इस 10 साल में? क्या किया और अब क्या कर लोगे? ये ऐड में दिखा देना कि हमको काम करने वाला ग्रुप बनाया गया और स्व सहायता समूह बनाया गया। कहाँ पे है दोस्तों? आपने देखा क्या वो समूह? अगर आपने वो स्व सहायता समूह देखा है और आप उसके लाभार्थी हैं, तो कृपा करके जरूर कांग्रेस को वोट दीजिए। आप गद्दारी मत करिए, किसी को लाभ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स में है। बहुत सारे हम कानून लाए दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त कानून ये लाए हैं पथ विक्रेता का, और सबसे निकृष्ट बात इसमें यह है कि उसमें ये जोड़ दिया गया है कि 14 साल का बच्चा भी इसका लाइसेंस ले सकता है। आप सोचिए दोस्तों, हमारे बच्चे जब घर से निकलते हैं, अगर साइकिल पे जा रहे हैं या कोई छोटा मोपेड है या स्कूटर है, हम 10 बार उनको हिदायत देते हैं कि भाई थोड़ा देख के चलाना, ट्रैफिक बहुत रहता है। ये पथ विक्रेता नियम में 14 साल के बच्चे को सड़क पे छोड़ा जा रहा है पथ विक्रेता बनने के लिए, यानी कि वो उसको किसी माँ बाप ने नहीं पाला है, वो यूं ही आ गया है बाजार में। उस बच्चे को 14 साल में ट्रैफिक के बीच में दौड़ करके अपना सामान बेचना है, इसका ये लाइसेंस देंगे और पथ विक्रेता को लाइसेंस देंगे। दोस्तों जिस हिसाब से वाहनों की संख्या बढ़ रही है, दोस्तों मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कभी कभी गुजरात, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा वगैरह ये अक्सर जाता हूँ। मध्य प्रदेश में रहता हूँ, दक्षिण भारत के भी जगहों में मैं घूमता रहता हूँ, मेरा शौक है ये रोडें इतनी चौड़ी बनाई गई, ये इसलिए संभव हुआ है दोस्तों कि प्रदेश में अब इनकी सरकारें नहीं हैं, और जितने दावे ये मनमोहन सिंह और ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी करते हैं दोस्तों, ये इसलिए संभव हुआ है
क्योंकि अब प्रदेश में इनकी सरकारें बहुत कम बची हैं। दूसरे लोगों ने ये तरक्की की है। अब ये तो टोटल मिल के देश की बनेगी। अगर नीतीश कुमार पटना में रोड बनवा रहा है, नीतीश कुमार कोई अच्छा काम कर रहा है जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, नवीन पटनायक से इनका कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु में शुरू से एक मद्रास का कल्चर था, मद्रास शहर का, चेन्नई का शहर का कल्चर था, वहाँ तरक्की हो रही, वो खुद कर रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये उसकी इनको क्रेडिट दो, इन्होंने ये तरक्की की, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्होंने दोस्तों चुनाव के समय ये सारे चैनल्स इन बातों को दबा रहे हैं, लेकिन आप आपस में चर्चा करते रहिए। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, दोस्तों कोलगेट के लिए ये सब बात फिर से मैं एक चर्चा करूंगा, लेकिन ये जितने बड़े बड़े ये कांड करके बैठे हैं, अब इनको कुछ दिखाने के लिए नहीं रह गया है। अब इनको फिर से वो वाला एक बहुत बढ़िया इनके पास में ये जितने ये थर्ड फ्रंट के बना के, और फिर बाद में इनको बाहर से समर्थन, कोई साइकिल पे जाके समर्थन देता है, कोई हाथी पे बैठ के देता है, कोई लालटेन लेके आता है, सब समर्थन देते हैं इनको। इनकी पालकी ढोते हैं ये लोग, जो लोगों से ये कह करके वोट लेते हैं कि हम तुम्हारी बिरादरी के हैं, हम तुम्हारा भला करेंगे, और ये पालकी ढोएंगे किसकी? इन लोगों की। फंसे हैं इसी कारणों से। अब इन लोगों के सामने एक ही बचा है, एक कम्युनिस्ट भाई भी हमारे, वो भी यही करते हैं कि सेक्युलरिज्म की रक्षा करना है। लालू यादव सेक्युलरिज्म की रक्षा करेगा। वो वही राग अलाप रहे हैं, पता नहीं, जिसका कोई अब अर्थ नहीं रह गया है। मैं ये चीज़ दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि ये फिर से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये केजरीवाल भी इसीलिए लगा है। ये भटकाए, अभी इसने 2-3 बोल दिए कि गुजरात में विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जमीन ले लेता है, छुड़ा लेता है लोगों की। अभी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर केजरीवाल भी ये राग अलापेगा सेक्युलरिज्म का, और ये तो गुजरात में तो ऐसा हुआ। तो दोस्तों भगने दीजिए इनको। मेरा ये कहना है दोस्तों, आप भी इस प्रश्न को मंथन करिए कि अगर ये सच्चे सेक्युलर होते, तो जब नरेंद्र मोदी ने उस समय चाहे सद्भावना का किया हो, चाहे इस देश के दूसरी जगहों पे हो, वो बिल्कुल बार बार कह रहा है कि गरीब मुसलमान भी उतना ही मजबूर है जितना एक गरीब हिंदू है, और आप लोग आपस में मत लड़िए। तो अगर ये उसको अगर नीचे भी दिखाना चाहते तो ये कह सकते थे, देखो बीजेपी भी रास्ते पर आ गई, नरेंद्र मोदी भी रास्ते पर आ गए, ऐसा कहते। लेकिन इनके ये सेक्युलरिज्म नहीं चाहते हैं। ये जो प्रमुख मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, महंगाई दूर हो, लोगों को काम धंधा मिले, लोग आराम से रहें भाईचारे के साथ, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अन्यथा मुझे डर था कि ये लोग मजाक उड़ाएंगे नरेंद्र मोदी का, देखो ये भी आ गए, ये भी आज धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं। बल्कि ये किसी शिवसेना के किसी नेता ने इनका मजाक उड़ाया कि ये सब लोगों को सेक्युलरिज्म चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी, आप कुछ भी मान लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी ने अगर ये कहा था कि अब जो है साथ साथ विकास होना है, गरीब आदमी को भी काम चाहिए, गरीब आदमी को भी भूख लगती है, गरीब आदमी को भी कपड़े चाहिए, गरीब आदमी को भी घर चाहिए, तो इनको ये इतना मजाक उड़ा देते, थोड़ा उसकी किरकिरी कर देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन ये कह रहे नहीं नहीं, वो गुजरात का दंगा, एसआईटी की जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बिल्कुल सब कुछ सही है, तो ये राहुल गांधी कहता है कि ये क्लीन चिट नहीं है। ये बस किसको मानोगे आप? सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानोगे, सीएजी को भी नहीं मानोगे, किसी को आप मानोगे ही नहीं। हर चीज़ के लिए नहीं, जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, वही ब्रांड केजरीवाल वाला, जो हम कहते हैं वो सही कहते हैं, चाहे उसका कोई आधार हो चाहे ना हो। इस तरीके से जो ये चल रहा है, और ये इनका जो घोषणा पत्र है, ये मेरे लिए तो बड़ा एक दुख देने के साथ साथ मुझे ये भी इनके दिवालियापन पे भी तरस भी आता है मुझे, और मैं बड़ी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि अब लोग इसको किस दृष्टि से लेते हैं। एक घोषणा पत्र पर भी एक बार फिर कभी बात होंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ, ये जो अर्थशास्त्र का ये जो
जगलरी होती है आंकड़ों की, इस पर मैं बोलूँगा आप लोग धीरज से 1 घंटे कृपा करके मेरे से ज़रूर बात करें।